हाय एवरीवन। सो एज़ पर प्रॉमिस ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है सिस्टम डिज़ाइन HLD की प्लेलिस्ट की। तो फर्स्ट जो इससे पहले वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसमें हमने समझा कि हमारा पढ़ाने का क्या पैटर्न होने वाला है। उसके अलावा हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ रहे होंगे सिस्टम डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में समझ रहे हैं कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। जब आप हायर लेवल चीज़ें पढ़ते हो सिस्टम डिज़ाइन की, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं। आप बात कर रहे होते हो एप्लीकेशन में स्केलिंग की, आप बात कर रहे होते हो मैसेज की उसको अप्लाई करने की, आप बात कर रहे होते हो पब सब मॉडल की, लेकिन ये चीज़ें बात करने में और समझने में, विजुलाइज करने में मुश्किल हो जाती हैं। तो उसी के लिए है ना, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले से हो दिमाग में कि यार हम ये सिस्टम डिज़ाइन करते क्यों हैं, सिस्टम डिज़ाइन का एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में, और उसके अलावा वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। तो वो हम लोग समझ रहे होंगे इस वीडियो में, है ना। तो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उसके लिए मैंने आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए एक बढ़िया सा इन्फोग्राफिक प्रिपेयर करा है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन। सो बेसिकली एक बात इसमें ध्यान रखना, हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर बिग सिस्टम्स को डिज़ाइन करना समझेंगे। बेसिकली ये आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर एक्साइटमेंट कि हम ये प्लेलिस्ट के एंड होते होते काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स इस टाइम के पढ़ रहे होंगे, HLD के पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स जिनके आंसर्स हमको नहीं पता है कि वो बैक ऑफ द चैनल कैसे वर्क कर रहे हैं, हम वो भी समझ रहे होंगे, है ना। देन एक सेइंग होती है सिस्टम डिज़ाइन में कि देयर इज़ नो करेक्ट आंसर, ओनली थिंग विच मैटर इज़ गुड रीजनिंग, है ना। ये सेइंग इसको दिमाग में रखना, ये तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी तुमको आंसर करने में कॉन्फिडेंटली। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नीचे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन? बेसिकली किसी भी सिस्टम को स्केलेबल बनाना, रिलायबल बनाना और उसको एक एफिशिएंट सिस्टम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं, है ना। इसमें मेरा फोकस होता है HLD के केस में हाई लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने पे, कि मेरे ये यूज़र्स आएंगे, इनकी रिक्वेस्ट आएगी तो ये लोड बैलेंसर से निकलनी चाहिए, उसके बाद में ये ऐसे कुछ फिल्टर्स के थ्रू होते हुए माइक्रो सर्विस के अंदर जानी चाहिए, है ना। जैसे आप स्प्रिंग बूट में अगर बात करो तो वहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाइड होते हैं, है ना, गेटवे फिल्टर्स होते हैं। उन फिल्टर्स के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट निकलती है सिस्टम के अंदर, माइक्रो सर्विस के अंदर एंटर होने से पहले। तो वो हम समझ रहे होते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम हमारा उसको रीड करता है ना। तो ये यही होता है इसको स्केलेबल बनाना, रिलायबल बनाना। तो ये जो आर्किटेक्चर हम लोग पेपर पे मार्कडाउन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को कोडिंग करने से पहले, उसी को हम सिस्टम डिज़ाइन करना बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो क्लियर है कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। कि उसने समझाया कि आपको एक चैटिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसने बता दिया एक व्हाट्सएप जैसी चैटिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो कुछ कुछ आपको बताएगा। उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको खुद दिमाग में आनी चाहिए, वो देखेगा कि आपके दिमाग में रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना। उसके अलावा ट्रेड ऑफ थिंकिंग होती है। ट्रेड ऑफ थिंकिंग क्या मीनिंग क्या होता है? कुछ चीज़ें आपको कभी कभी छोड़नी पड़ती हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आपके पास में आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, ठीक है, अब ट्रैफिक तो आ गया, अब उस ट्रैफिक को के आने के बाद में मान लो उस वक्त आपकी एप्लीकेशन उतनी रिलायबल नहीं है उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इन्फॉर्मेशन जो पास कर रहे हो आप अपने व्यूअर्स को, वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। आपने बोला मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके साथ में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन डिले होकर के पहुंचे, पहले इसको पहुंचने में मान लो 200 मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा था, अब ये इन्फॉर्मेशन 500 मिली सेकेंड्स में पहुंच रही है उसी व्यूअर के पास। तो मैं ये डिले तो झेल लूँगा, लेकिन मैं इस इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग नहीं होने दे सकता, है ना। तो ये क्या है? ट्रेड ऑफ। आपने एक चीज़ को छोड़ा और एक चीज़ को पकड़ा, तो इसको ट्रेड ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। उसके बाद में आपका जो ओवरऑल आइडिया है उसको आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूअर के लिए, है ना। और लास्ट में आता है आपका डिसीजन मेकिंग। फिर फाइनली जब आप सोचते हो कि मेरा ये डिज़ाइन है, तो आप उसको डिसाइड करते हो कि यार मैं ये लोड बैलेंसर लगा रहा हूँ, ये मैं स्केलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं मैसेजिंग क्यू के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस पोस्टग्रेस यूज़ कर रहा हूँ, मोंगोडीबी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अब डिसीजन मेकिंग में आता है ना।
कि आप कौन से टेक स्टैक को फाइनली अप्लाई करते हो। अब इंपॉर्टेंट माइंडसेट क्या है आपका, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हो, तो परफेक्ट आर्किटेक्चर जैसा कुछ नहीं होता सिस्टम डिज़ाइन में। देयर इज़ नथिंग परफेक्ट। आपने बनाया मान लो 1 करोड़ व्यूअर्स के लिए आपने बनाया, कल को आपकी एप्लीकेशन फट गई, उसके ऊपर 10 करोड़ लोग आ गए, तो वहाँ पे कहाँ गया आपका परफेक्ट आर्किटेक्चर? नहीं रहा ना, तो स्केल नहीं हो पाई। तो परफेक्ट आर्किटेक्चर इज़ नथिंग। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के पास सपोर्ट्स की टीम होती है, टेस्टिंग की टीम होती है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली उस पर देखते रहते हैं कि आपके सिस्टम में क्या क्रैश हो रहा है, क्या फट रहा है, क्या सही करना है। क्योंकि वो एप्लीकेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज बना दी और 10 साल तक वो सेम चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है ना। तो देर इज़ नो बेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना। जब तक आपके पास में काफका नहीं आया था, आपके पास में RabbitMQ था, है ना, जो यूज़ हो रहा था। तो RabbitMQ के बाद में जब काफका आ गया तो काफका यूज़ होना शुरू हो गया। काफका के बाद कुछ और अच्छा मार्केट में आएगा मैसेजिंग क्यू के लिए, तो वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो देर इज़ नो वन बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो और उसके साथ ही वाई वी से दिस, बिकॉज इट डिपेंड्स, इन एवरी केस इट डिपेंड्स। स्केल आपको करना है, रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट्स आपको देखने पड़ते हैं, है ना। कल को आपकी एप्लीकेशन स्केल कितना करेगी, उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, उसके हिसाब से आपके कंस्ट्रेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो एवरी टाइम द मोस्ट वैलिड आंसर इज इट डिपेंड्स, कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को लगाएंगे आर्किटेक्चर में कि नहीं लगाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन स्केलिंग, रिक्वायरमेंट्स, ट्रैफिक एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। So this is the answer which you should give to support your design in the interview. Moving on, what you will design in HLD टॉपिक ये हम कवर कर चुके हैं, वी नॉट गोना कवर दिस अगेन, है ना। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। यू कैन जस्ट गेट अ वॉक थ्रू ऑफ दिस दैट वीडियो अगेन। नाउ कमिंग बैक टू रियल सिस्टम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, तो उसका स्निक पिक लेने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डिज़ाइंस रखे हैं। व्हाट्सएप टाइपिंग इंडिकेटर इज़ वन थिंग। सो बेसिकली आपने देखा होगा, जब भी आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो तो सामने वाला बंदा जब चैटिंग अपना कोई मैसेज लिख रहा होता है तो आपके पास में टाइपिंग लिखा आ जाता है ना। तो वो टाइपिंग कैसे आता है? अभी उसने मैसेज कंप्लीट लिखा नहीं है अपना, ना उसने सेंड करा है, लेकिन उसके बाद भी वो जो टाइपिंग का सिग्नल है वो आपके पास में चैट में आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, वो उसका फ्लो देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मान लो यूज़र ए है, इसने अपना टाइपिंग शुरू करा और इसकी तरफ से होता क्या है, एक सिग्नल लीक होता है। एक सिग्नल लीक होता है कि ये बंदा टाइपिंग शुरू कर चुका है। वो वेब सॉकेट्स के थ्रू ट्रैवल करके आता है इस बंदे के सर्वर के पास। मान लो ये बंदा मुंबई में है और ये यूज़र बी जिससे बात कर रहा है वो दिल्ली में है। तो मुंबई में जो व्हाट्सएप का सर्वर होगा, नियरेस्ट सर्वर टू दिस पर्सन, उसके पास में सिग्नल आ जाएगा। देन दिस सिग्नल विल बी पब्लिश्ड through Redis and it will be subscribed by the person B server। तो इसने ये जो यहाँ से पब्लिश किया सिग्नल टाइपिंग का, इसको सब्सक्राइब करेगा ये वाला सर्वर व्हाट्सएप का जो दिल्ली में है, और फिर वहाँ पर एक और वेब सॉकेट लगा हुआ है, वो वेब सॉकेट उसको पास करेगा यूज़र बी के पास। तो इस तरीके से जब ये चीज़ पास होती है यूज़र बी के पास तो वो शो टाइपिंग है ना, एक टाइपिंग की तरह शो होता है। जैसे ही इंसान लिखना शुरू करता है ये सिग्नल इससे ट्रैवल करता है और यहाँ यूज़र बी के पास पहुँचता है। तो आपने इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स देखे, आपने वेब सॉकेट्स देखा, आपने रेडिस देखा, और आपने देखा कि रियल टाइम में सिस्टम वर्क कैसे करता है। इसीलिए मैंने स्नीक पीक यहाँ पे रखा हुआ है ना। अब आपको ये नहीं समझना है कि सर्वर की क्या एप्लीकेशन है, ये कैसे हो रहा है, ये रेडिस क्या होता है भैया समझ नहीं आ रहा, ये पबसब मॉडल क्या होता है नहीं समझ में आ रहा, वेब सॉकेट क्या होता है नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम समझेंगे। मेरा मेन मोटिव ये था इसको बताने का कि आप समझ सको कि हम सिस्टम डिज़ाइन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स काफ़ी वीक्स टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। ये ओवरऑल डिज़ाइन जिसने निकाला होगा उसको काफ़ी टाइम लगा होगा सोचने में कि मैं कैसे कैसे प्लेस करूँ। वो वेब सॉकेट या कुछ और यूज़ कर सकता है, वो रेडिस या कुछ और यूज़ कर सकता है, लेकिन उसने रेडिस ही क्यों यूज़ करा, है ना। तो ये हम कब समझेंगे, जब हम रेडिस समझ लेंगे। मूविंग ऑन टू द अनदर सिस्टम, स्केलिंग का सिस्टम, है ना। तो बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं लोड बैलेंसर के साथ में सिस्टम के अंदर। ये आपके यूज़र्स हैं, ये आपका लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ये आपकी एप्लीकेशन के सर्वर्स हैं। अब जैसे ही लोड बढ़ेगा तो लोड बैलेंसर ने इंडिकेट कर रहा है कि लोड बढ़ गया है। पहले आपके यूज़र्स 100 थे, अब 200 हो गए, डबल हो गया लोड। तो ये हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाएगा, सर्वर्स बढ़ जाएंगे, है ना। डेटाबेस क्या होगा, वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। एक डेटाबेस लगा हुआ था, उसने अपने इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, डेटाबेस रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो अभी ये मत बिल्कुल सोचना कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बढ़ रहे हैं। ये बढ़ जाना आप बोल रहे हो क्या, मतलब कोई नए तार लगा दे रहे, नया वायर लगा दे रहे, नया CPU लगा दे रहे, नहीं।
ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है कि वो नया बना दे रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो क्लाउड खुद संभालता है। तो उसको हम समझेंगे बाद में, है ना। अभी आप समझो कि लोड बैलेंसर ने स्केलिंग कैसे करवाई। तो वो स्केलिंग इस तरीके से, वो हॉरिजॉन्टली उसने अपने सर्वर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, डेटाबेस की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वो स्केल अप हो गया। अब वो ज़्यादा 100 की जगह 200 लोगों को संभालने के लायक हो गई एप्लीकेशन। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग ए सिस्टम। अब सीडीएन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मान लो आप दिल्ली में हो, ठीक है, आपने किसी वेबसाइट को पकड़ा, उस वेबसाइट को आपने लोड किया, उस वेबसाइट पे बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है। अब आपके लिए वो लोड हुई मान लो 200 मिली सेकेंड्स में, आपको हल्का सा एक डिले दिखा, फिर वो लोड हो गई, है ना। लेकिन अब दिल्ली के और जितने भी यूज़र्स हैं, अगर वो सेम एप्लीकेशन को, सेम वेबसाइट को रीच करेंगे, तो उनके लिए वो इमेजेस और जल्दी लोड होंगी। क्यों लोड होंगी? क्योंकि दिल्ली के ऊपर जो सीडीएन लगा रखा है, मान लो गूगल की वो वेबसाइट है, और गूगल का जो सीडीएन दिल्ली पे लगा हुआ है, जो सर्वर लगा हुआ है ना, उसके पास में वो इमेजेस कैशे में स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि वो आपने लोड करी, है ना। आपने उनको कॉल किया, लोड किया, अब इस सीडीएन ने उनको कैशे में स्टोर कर लिया। अब दिल्ली में आपके अलावा जितने भी और यूज़र्स उसको फैच करेंगे, है ना, जितने भी और यूज़र्स उसको फैच करेंगे, उन सबके पास वो सीडीएन के पास से आएगा, ना कि सर्वर के पास। ओरिजिनल सर्वर मान लो कहीं और है, मुंबई में ओरिजिनल सर्वर मुंबई में है, मुंबई से वो दिल्ली के सीडीएन में आया, दिल्ली के सीडीएन से वो आपके डिवाइस में आया। अब लेकिन बाकियों के लिए क्या सिनेरियो होगा, वो सीधा सीडीएन के थ्रू उन यूजर्स के पास पहुंचेगा, उसको मुंबई के सर्वर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, 200 मिली सेकेंड्स का जो सफ़र है, टाइम है, वो 20 मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो और फास्ट हो गया। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा हम एप्लीकेशन में जब कुछ कर रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, टाइम कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको हम लोग करने के लिए कितना टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन अप्रोचेस सोचते रहते हैं। अगर हम कोई सीडीएन के बारे में नहीं सोचता, तो सर्वर से हर कॉल जारी होती है, और सर्वर की कॉल्स महंगी भी होती है, उनके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिस्टम डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट। कई बार कॉस्ट की वजह से आप ढंग की चीज़ें जो यूज़ कर सकते हो उनको नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो कॉस्टली होती हैं, और कई बार आप उनको लगाते हो ताकि आपकी कॉस्ट कम हो आए, है ना। तो सिस्टम डिज़ाइन, टेक्निकल आर्किटेक्ट जो लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के अंदर, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपर से वो यही पूछते हैं कि आपने क्या सिस्टम डिज़ाइन सोचा है, उसके अंदर क्या कॉस्ट बन के आ रही है, उसको लगाने में क्या कॉस्ट आ रही है, जब वो रन कर रहा है प्रोडक्शन में तो क्या कॉस्ट आ रही है ना। क्योंकि उनको इन टेक्नोलॉजी से किराया तो देना पड़ता है, वो रेडिस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने का किराया होता है एक बेसिकली। अब वो अपनी एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका एक रेंट है ना, तो उस रेंट को भी वो पे करते हैं। वेब सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, पोस्टग्रेस का बहुत सारा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, MySQL का यूज़ कर रहे हैं, MongoDB यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब का रेंट होता है ना। वो चीज़ें कहीं ना कहीं होस्टेड है, तो उसका एक रेंट होता है, वो रेंट पे करना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम डिज़ाइन। हम इस सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों को मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में ख़त्म कर सकें अपनी एप्लीकेशन के लिए। और वो कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही, अगेन बैक टू द थिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चैटिंग एप्लीकेशन है, वो वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, क्या चीज़ है, वही डिसाइड करेगा एट द एंड कि वो क्या सिस्टम डिज़ाइन रहने वाला है। सो विद दैट सेड, हमको समझ में आ गया सिस्टम डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग इसके बाद में देखेंगे वीडियो रिगार्डिंग नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स, और उसमें हम समझेंगे सिस्टम डिज़ाइन का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेटवर्किंग। ओके, तब तक बेस्ट ऑफ लक, बाय।